नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आता है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। ये कई बार बच्चों के माइंड में इससे रिलेटेड एक एक्साइटमेंट भी रहती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसी से ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग दी नेशनल इनकम। तो अगर मैं जनरली बात करता हूँ कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। एक मेथड आपके पास प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड है। सेकंड मेथड आपको देखने के लिए मिलता है इनकम मेथड, और थर्ड मेथड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड ज़्यादा बेहतर है, इनकम मेथड ज़्यादा अच्छा है, या फिर प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है? डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तीनों के तीनों मेथड्स के बारे में, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो। तीनों मेथड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है और कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है, राइट? क्या तीनों मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर मेथड को ही ज़्यादा एग्जामिनर फेवर करता है, या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की बात करता हूँ, तो इससे समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। और सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जब हम लोग सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो सर्कुलर फ्लो मॉडल बोलता है कि नेशनल इनकम जो है उसको तीन एंगल से हम लोग देख सकते हैं, राइट? और वो तीन एंगल्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात बोलता है सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, कि अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मैं ओवरऑल देखूं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन कितनी की गई, यानी कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं उनके अंदर ओवरऑल वैल्यू एडिशन कितना है, उसके बारे में बात होती है। सेकेंड बात करता है ओवरऑल इनकम जनरेटेड, कि एक इकोनॉमी के अंदर पूरे साल भर में कितनी इनकम जनरेट की गई है, यानी कि इनकम किससे जनरेट होगी? इनकम जनरेट होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो ओवरऑल इनकम हमें मिलने लग रही है उसको जोड़ दो तो भी हमारी नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। और थर्ड आता है सम ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी खर्चे किए गए हैं, राइट, उन खर्चों के हिसाब से हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट कर लें। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पूरी की पूरी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम है उसको कंप्यूट किया जा सकता है तीन तरीके से। और तीन मेथड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आते हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात करेंगे सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के बारे में कि वैल्यू एडेड मेथड जो है वो क्या कहता है। तो वैल्यू एडेड मेथड कहता है क्या? इट मेजर द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो हमें ये देखना है कि पूरे के पूरे साल के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर कितनी ओवरऑल वैल्यू एडिशन की गई है, किसके द्वारा? एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के द्वारा, राइट? तो मतलब अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी की मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, अगर मैं वैल्यू एडेड मेथड की बात करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल वैल्यू एडिशन जो है वो कितनी की गई है। तो हर एक प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी भी वैल्यू एडिशन की गई होगी और उसका मैं सब टोटल कर देता हूं, उसका अगर मैं एडिशन कर देता हूं तो मेरी ओवरऑल वैल्यू एडिशन जो है वो निकल कर आ जाती है। और इसी मेथड को क्या बोला जाता है? इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से, इसको नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट मेथड बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड बोल रहे हैं, नेट आउटपुट मेथड बोल रहे हैं, तो अगर वैल्यू एडेड मेथड ना दे और उसके अलावा अगर ये सारे नाम आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि ये बात करने लग रहा है वैल्यू एडेड मेथड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वैल्यू एडेड मेथड्स कैसे कंप्यूट किया जाता है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड को निकालने का तरीका क्या है। वो समझने से पहले हमें इसके स्टेप्स को समझना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं वैल्यू एडिशन करते टाइम पर, या फिर वैल्यू एडेड मेथड को कंप्यूट करते टाइम पर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर क्या रहने वाला है? सबसे पहला स्टेप बोलता है इसके अंदर कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी पड़ेगी, जिसको कि आप लोग GVA@MP बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। आप सबसे पहले वो कंप्यूट करिए, और इसी को ही बोला जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है इसे? GDP एट मार्केट प्राइस बोला जाता है।
तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर रहा है, जीवीए एट मार्केट प्राइस कंप्यूट करना है या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप लोगों ने कंप्यूट कर लेना है। जैसे आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कंप्यूट करते हैं उसके बाद आप लोगों को स्टेप 2 के अंदर कंप्यूट करना है डोमेस्टिक इनकम को। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाली जाती है, तो डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे होती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप लोगों की निकलती है क्या, डोमेस्टिक इनकम। तो आप लोगों को पता है कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो सबसे पहले ओवरऑल मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालूंगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के बाद मैं उससे डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा और डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हम लोगों को पता है कि ग्रोस और नेट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। यानी कि ग्रोस के अंदर हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो अगर मुझे नेट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो जैसे ही मैं ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाती है। जब आप लोग की डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ गई तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अपनी नेशनल इनकम निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या रहेगा, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का। और नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हमें एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। और जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करता हूं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि कितना पैसा, कितनी इनकम, कितनी फैक्टर इनकम जो है वो अब्रॉड से आई, उसे हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग इसमें से क्या, फैक्टर इनकम जो कि हम लोगों ने अब्रॉड को भेजी। तो जब मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो निकल कर आ जाती है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा स्टेप जो है वो हमारा इस तरह से चलता है नेशनल इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर। तो हम लोगों ने क्या समझा है कि अगर मुझे वैल्यू एडिशन मेथड का यूज़ करना है नेशनल इनकम निकालते टाइम पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालूंगा। जैसे ही मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। और डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना। क्योंकि अगर हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाता है तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो अगर मैं वैल्यू एडेड की बात करता हूँ कि अगर मुझे ओवरऑल वैल्यू एडिशन बतानी हो कि वैल्यू एडिशन कितनी है और वैल्यू एडिशन को कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी कि अगर मुझे वैल्यू एडिशन की बात करनी है तो मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू एडिशन का मतलब है कि मेरा आउटपुट कितना है, मेरा ओवरऑल आउटपुट कितना निकल कर आया, और उस आउटपुट में से मैं इंटरमीडिएट कंजप्शंस की वैल्यू को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को क्या करता हूं, प्रोड्यूस करता हूं। और प्रोडक्ट का एग्जांपल मैं लेता हूं कार। अगर मैंने कार को क्या किया, मान लो प्रोड्यूस किया, और मेरी कार की ओवरऑल वैल्यू निकल कर आती है 10 लाख की। कितने की निकल कर आती है, 10 लाख की वैल्यू निकल कर आती है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल कर आया, 10 लाख रुपए निकल कर आया। लेकिन इसमें मेरी इंटरमीडिएट कंजप्शंस कितनी है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन मान लेते हैं मेरी 5 लाख रुपए की है। कितने की है, मेरी ओवरऑल जो इंटरमीडिएट कंजप्शन लगती है वो 5 लाख रुपए की लगती है। तो मेरी वैल्यू एडेड कितने निकल कर आई, आउटपुट कितने का था, 10 लाख रुपए का था। इस 10 में से मुझे 5 लाख की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी 5 लाख रुपए की। कितने की निकल कर आएगी, 5 लाख की मेरी ओवरऑल वैल्यू एडिशन इसके अंदर निकल कर आएगी। और इसी तरह से मैं हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन को क्या करता चला जाऊंगा, ऐड करता चला जाऊंगा, तो मेरी ओवरऑल वैल्यू एडिशन निकल जाएगी। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से मुझे इंटरमीडिएट कंजप्शन को या फिर वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरी वैल्यू ऑफ जो एडेड वैल्यू है, जो ओवरऑल वैल्यू मैंने ऐड की है, वो ओवरऑल वैल्यू हम लोग यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे। राइट, क्लियर है इतनी बात। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, अब ये दो चीजें हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है। अब मैंने बात करी आप लोगों से, सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शंस को माइनस करेंगे, तो मेरी नेट वैल्यू एडेड आ जाएगी। मेरी जो ओवरऑल वैल्यू एडेड है वो यहां से कंप्यूट हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो और फिर इंटरमीडिएट कंजप्शंस की वैल्यू निकालो।
तो अब ये आउटपुट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? तो क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स services produced by a firm during an accounting year. If the entire output of the year is sold during the year, then the value of the output is equal to sales. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिटेल में समझना है। क्या बोला गया कि अगर मैं बात करता हूं किसकी वैल्यू ऑफ द आउटपुट की, तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि मार्केट वैल्यू कितनी है गुड्स और सर्विसेज की, जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस की जाने लग रही है एक फर्म के द्वारा, यानी कि एक फर्म ओवरऑल कितना प्रोडक्शन करने लग रही है एक पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको वैल्यू ऑफ द आउटपुट बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जो भी एक फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक साल के अंदर, जितना भी एक फर्म ने क्या किया प्रोड्यूस किया पूरे के पूरे साल के अंदर, अगर वो सारा का सारा सेल हो जाता है, वो सारा का सारा बेच देती है एक फर्म, तो उस केस के अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आएगा वो किसके बराबर आएगा, सेल्स के बराबर आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, तो उस केस के अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या वो सेम होगी? नहीं, उसके अंदर वेरिएशन आएगा और उसको कैसे निकालेंगे उसको भी समझेंगे अभी। तो क्या बोला जाता है कि अगर सारा का सारा जो भी बनाया गया एक फर्म के द्वारा, जो भी प्रोड्यूस किया गया, अगर वो बिक जाता है तो उस केस में सेल्स जो होगी, ओवरऑल सेल्स जो होगी वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर बेच दो तो उस केस में सेल्स होगी। अब आइए इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सब लोगों को यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपके पास सेल्स जो है और एक्सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है और आपको सेल्स बोला गया है। जब आपके सामने कभी भी सेल्स की बात की जाए तो एक चीज समझना कि सेल्स का मतलब है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड है, दोनों की वैल्यू को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि ये जो ओवरऑल सेल्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही इंक्लूडेड है। पहले सिनेरियो के अंदर आपको सेल्स दे रखी है 5,000 रुपए की और एक्सपोर्ट आपको 500 रुपए का दे रखा है और आपको बोलता है कि आप सेल्स की वैल्यू यहां पर कंप्यूट करिए। तो यहां पर आप लोग एक चीज समझेंगे कि सेल्स की वैल्यू जब मैं देने लग रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हम लोग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ हम लोग जो है इसके अंदर एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं। जब ओवरऑल सेल्स की वैल्यू में अगर 5,000 बोलता हूँ, इसका मतलब डोमेस्टिक की वैल्यू 4500 है और जो हमारे पास एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू 500 है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे ओवरऑल सेल्स इसके अंदर फाइंड करनी हो तो ओवरऑल सेल्स की वैल्यू हमारी 5,000 ही होगी, ना कि 5500 होगी, क्योंकि इस 500 रुपए की वैल्यू को ऑलरेडी इस 5,000 की वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया गया होगा। सेकेंड हमारे पास कहता है कि हमें डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है 3,000 की और हमें एक्सपोर्ट दे रखे हैं 2,000 के और बोला जाए सेल्स निकालिए। तो हमें पता है कि इस केस के अंदर सेल्स हो जाएगी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल्स के अंदर अगर मैं एक्सपोर्ट जोड़ देता हूं तो मेरी ओवरऑल सेल्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू यहां पर 3,000 की है और एक्सपोर्ट की वैल्यू 2,000 की है। तो ओवरऑल जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी वो 5,000 की निकल कर आएगी। कितने की निकल कर आएगी? 5,000 की। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर करता है 500 वॉचेस को, 500 घड़ियां बनाता है एनुअली और सेल करता है उन्हें 1,000 रुपए के हिसाब से। तो आपको सेल्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलेंगे कि सेल्स की वैल्यू यहां पर होगी, टोटल प्रोडक्शन कितने की है? 500 यूनिट की, और एक की वैल्यू कितने की है? 1,000 रुपए की है। तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी? 5 लाख रुपए की निकल कर आएगी। तो यहां पर ओवरऑल सेल्स की वैल्यू है 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पर कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट 5,000 हुआ क्योंकि इसके अंदर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड किया। और तीसरा, इसके अंदर भी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू 5,000 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो ये चीज जरा ध्यान से समझना, कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी सेल्स की बात होगी तो सेल्स का मतलब एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक सेल्स दोनों है। तो उसके अंदर अगर दे रखी है वैल्यू तो इसका मतलब दोनों को ही उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये बात है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या बोला जाता है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड देन, अगर कुछ अनसोल्ड रह जाते हैं तो सिनेरियो के अंदर क्या होगा? मतलब
मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सारे के सारे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई थी अगर वो पूरे के पूरे साल के अंदर अगर बिक जाती है तो उस केस के अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ स्टॉक जो है वो अनसोल्ड रह जाता है, वो बिक नहीं पाता है, तो उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितने निकल कर आएगी। तो क्या बोलता है कि अगर कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है देन इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक। तो कहां ऐड होगा वो? फर्म्स की इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ऐड होने वाला है। ठीक है, क्या मतलब है इसका बात करेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा? चेंज इन स्टॉक होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू वहां पर क्या निकल कर आएगी? तो वहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू होगी सेल्स प्लस डेल्टा चेंज इन स्टॉक। और डेल्टा चेंज इन स्टॉक की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे निकलेगा? जब मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा चेंज इन स्टॉक जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो उस केस के अंदर मैं सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक जो होगा ये मेरी ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो निकल कर आएगी। क्या बोलता है यहां पर? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन द स्टॉक दैट इज डेल्टा स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। In such a case, value of the output is measured as the sum total of the sales. तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड उसके अंदर ऐड करेंगे अपन लोग क्या? चेंज इन द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल के अंदर चेंज इन स्टॉक कितना हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी ओवरऑल सेल्स की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपये है और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 3,000 का है और ओपनिंग स्टॉक आपके पास 2,000 रुपये का है और आपको बोला जाए कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो निकाल के बताइए। तो आप इसके अंदर बोलेंगे कि हमारी जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हो जाएगा सेल्स की वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3,000 माइनस 2,000, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 5,000 प्लस 1,000, तो ओवरऑल वैल्यू है अपनी 6,000। ओवरऑल आउटपुट कितना निकल कर आएगा? 6,000 आउटपुट यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अगर आपको सेल्स दे रखी है 100 रुपए की, चेंज इन स्टॉक आपको 50 रुपए का दे रखा है और ग्रॉस वैल्यू आउटपुट आपसे पूछा जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर हमारा जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अब सेल्स की वैल्यू कितनी है यहां पर? सेल्स की वैल्यू है यहां पर 100 और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए। यहां पर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 150 रुपए। सेकेंड, सेल्स की वैल्यू यहां पर 100 है, गुड्स परचेज या फिर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज 20, चेंज इन स्टॉक इज 50, फाइंड द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर गुड्स जिसको कि प्रोड्यूस किया गया है सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इसका रीजन क्या है? तो आप ऐसा समझिए कि ये कॉमर्स के अंदर ड्राइंग्स हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी के अंदर आप ड्राइंग समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूं और कुछ प्रोडक्ट मैं बनाकर अपने घर ले गया, है ना। उसको मैंने क्या किया? बेचा नहीं, बल्कि मैंने उसको क्या किया? अपने घर लेकर चला गया। तो उस केस में क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन तो हुई है, आउटपुट तो निकला है, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पर जो हमारी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी? सेल्स की वैल्यू 100 और सेल्फ कंजप्शन की वैल्यू 20 है और साथ ही साथ में जो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पर 50 है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? यहाँ पर 170 वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी आएगी? 170 वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी ओवरऑल हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट की। थर्ड सिनेरियो के अंदर क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की 100 रुपए की वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट 50 रुपए का है, सर्विस सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 20 रुपीज़ का है। आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर तीनों के ही आउटपुट को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 20 रुपये। तो ओवरऑल वैल्यू यहां पर भी हमारी कितनी निकल कर आएगी? 170 रुपये की निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी? 170 रुपये की वैल्यू यहां पर हम लोग निकालने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है?
अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, क्या है चेंज इन स्टॉक, तो क्या बोला जाता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो याद रखना कि जब मैं डेल्टा स्टॉक की बात करने लग रहा हूं तो डेल्टा स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये है इसका मतलब चेंज इन स्टॉक का। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको ओवरऑल याद रखनी है कि अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करूंगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा सेल्स। कब हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स, अगर पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो सोल्ड हो चुका है। अगर पूरा का पूरा स्टॉक मैंने बेच दिया पूरे साल के अंदर तो उस केस में सेल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्टॉक जो है उसकी वैल्यू पड़ी हुई है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उस केस के अंदर हो जाएगा सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। क्या हो जाती है उसकी वैल्यू, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक हो जाती है। ये वैल्यू निकल कर आती है कब, अगर हमारे पास कोई रिमेनिंग स्टॉक है तो। अब डेल्टा स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है, तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यही बात यहां पर मेंशन कर रखी है कि डेल्टा स्टॉक का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू यहां पर निकल जाएगी। क्लियर। अब यहां पर आप सब लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के से कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक्स आपके पास 2000 का है, ओपनिंग स्टॉक्स आपके पास 15000 का है, तो चेंज इन स्टॉक निकालिए। तो हमें पता है कि चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करता हूं तो यहां पर वैल्यू दे रखी है 2000, इसमें से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दीजिए 1500, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी निकल कर आती है कितनी, 500। सेकेंड सिनेरियो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 450 है, ओपनिंग स्टॉक 5000 है, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, तो यहां पर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू निकल कर आएगी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी यहां पर -500, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -500 जो होगी इसके अंदर ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, डेल्टा स्टॉक की। क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है और चेंज इन स्टॉक पूछा गया है, तो यहां पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो जब आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा हो तो आप लोग ओपनिंग स्टॉक को 0 मानेंगे, तो यहां पर 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 1500 आएगी। थर्ड सिनेरियो के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर आपको दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक 0 हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा -2000, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल कर आई, -2000। कितनी वैल्यू है इसकी, -2000 जो है वो ओवरऑल इसकी वैल्यू है। राइट नाउ ये तो हमारा आ गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमारी सारी की सारी गुड्स जो बनाई गई है, जो भी प्रोड्यूस की गई है, अगर वो बिक जाती है तो उस केस के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाती है सेल्स के बराबर। अगर सारा का सारा बिक नहीं पाया है तो उस केस के अंदर हम लोग डेल्टा स्टॉक उसके अंदर ऐड करते हैं। डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। राइट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो हमारा एडिशन होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से तो सिनेरियो के अंदर हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स में से माइनस होता है, यानी कि उसकी वैल्यू कम आती है। अब अगला आता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, क्योंकि वैल्यू अगर मुझे ओवरऑल वैल्यू एडिशन निकालनी है तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शंस को माइनस करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब हुआ रॉ मटेरियल, जो अपन लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस बोल लीजिए, या फिर जो भी हमारे इंटरमीडिएट यानी कि बीच की जो स्टेप थे उनको अपन लोगों ने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझेंगे कि इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता क्या है। तो क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नॉन फैक्टर इनपुट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर हम लोग नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात करते हैं। फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात नहीं करते, यानी कि उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि हम लोग इसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी की सारी चीजें राइट यहां पर इंक्लूड नहीं होती हैं, पहली बात। तो क्या बोलता है, इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द नॉन फैक्टर इनपुट ऑल इनपुट अदर देन फैक्टर इनपुट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनको हटा दीजिए और इनके अलावा जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। और बाकी फैक्टर्स का मतलब क्या है, दैट आर नॉन फैक्टर्स राइट इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब क्या है, जो कि फैक्टर इनपुट नहीं है। और फैक्टर इनपुट क्या है, हमारे पास 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको इंक्लूड यहां पर नहीं किया जाता है।
इट बेसिकली इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द, क्या क्या इंक्लूड होगा तो इसके अंदर, यानी कि जो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट है वो क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करेंगे जिसको कि हम लोग यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स वगैरह, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि क्या दिक्कत आती है और ऐसा क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड वेज टू अवॉइड इट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है और ऐसा क्यों किया जाने लग रहा है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ही इनपुट को बार बार इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं और उसकी फाइनल वैल्यू जो निकल कर आती है वो 10 लाख रुपए निकल कर आती है, तो उस 10 लाख की वैल्यू के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूडेड है, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह की वैल्यू भी हम लोगों ने उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड करी हुई है। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर देता हूं इसके अंदर, तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। क्या आएगा, ये ओवर वैल्यूड होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी एक ही वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ता है। या तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं पूरा वैल्यू एडिशन निकालने के लिए, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को इंक्लूड करूं अपना वैल्यू एडिशन निकालते टाइम पर। तो यहां पर क्या बोलता है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस, यानी कि एक बार से ज्यादा जब मैं एक ही वैल्यू को बार बार इंक्लूड करने लग रहा हूं तो उसे डबल काउंटिंग बोला जाता है। अब इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, अब इसका सही तरीका क्या है और इसको कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, बोलता है हमारे पास दो तरीके हैं या फिर दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू को बचा सकते हैं डबल काउंट करने से। तो क्या तरीका बोलता है कि सबसे पहला तरीका बोलता है फाइनल आउटपुट मेथड और सेकंड बोलता है वैल्यू एडेड मेथड। या तो आप लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लो कि आपकी जो ओवरऑल फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू क्या है उसको इंक्लूड कर लो, नहीं तो आप एक काम करो, आप ये देखो कि आप हर स्टेज के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन करने लग रहे हो। अगर आप वैल्यू एडिशन को ऐड कर देते हो तो आप लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड मत करो। अल्टीमेटली आप क्या करिए, किसी एक वैल्यू को इंक्लूड कर लीजिए, या तो फाइनल आउटपुट की वैल्यू को इंक्लूड कर लीजिए या तो आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन दोनों की वैल्यू को आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करना है कंप्यूटेशन करते टाइम पर, वरना आपका जो वैल्यू एडिशन है उसके अंदर डबल काउंटिंग की दिक्कत आएगी और जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है राइट वो ज्यादा निकल कर आएगी। नाउ अगर मैं फाइनल आउटपुट मेथड की बात करता हूं तो ये क्या कहता है, इंटरमीडिएट मेथड है, ये क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो इन दिस ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपना जीडीपी निकालते टाइम पर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते टाइम पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है। वैल्यू एडेड मेथड ये बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू एडेड को ऐड करने वाले हैं जो कि प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा प्रोड्यूस की गई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड। सिर्फ उसी को ही इंक्लूड करिए इन द एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी। जीडीपी निकालते टाइम पर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की ही वैल्यू को इंक्लूड करना है। फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड मत करिए, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड मत करिए। यही बात यहां पर बोली जाती है। नाउ अगला सेकंड मेथड हमारे पास आता है इनकम मेथड। लेकिन इनकम मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग सब लोग सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए और हमसे लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए आप सब लोग अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे, आप गूगल क्रोम खोलेंगे, वहां पर अड्डा 247 टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज के ऊपर। ऑल कोर्सेज के ऊपर आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाने के बाद आप सीयूटी यूजी के ऊपर जाने वाले हैं। यहां पर आपको दिखेगा सीयूटी महापैक। जैसे आप लोग सीयूटी महापैक के ऊपर जाएंगे
आप चाहे कॉमर्स डोमेन से हैं, आप ह्यूमैनिटीज डोमेन से हैं, आप साइंस डोमेन से, किसी भी डोमेन से अगर आप हैं और होलिस्टिक तैयारी करना चाहते हैं अपने बोर्ड्स की और सीयूटी की, तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करूं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसे डोमेन ह्यूमैनिटीज प्लस कॉमर्स दोनों बच्चों के पास होता है। तो वो क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि कॉमर्स की स्ट्रीम के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये बैच दिखेगा, आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, आपने इस कोड को यहाँ से रिमूव करना है और आपको ये जो प्राइस है वो दिखेगा 17,999 रुपीज़ का। अब जैसे बाय नाउ के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए तो आपको एक कोड लगाना होगा Y828। क्या कोड रहेगा? Y828। जैसे आप लोग Y828 अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि आपको यहां पर 4,000 रुपए का डिस्काउंट अभी के लिए देखना के लिए मिल रहा है। और जब भी आप ये वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा डिस्काउंट मिले, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो आपको एक टीचर स्पेसिफिक कोड Y828 अप्लाई करना होगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको ये कॉस्ट जो है यहां पर कम से कम फीस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं वापस कॉन्सेप्ट के ऊपर और आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या कहता है? पहला मेथड ये कहता है कि भैया अगर मुझे नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है तो एक तो वैल्यू एडिड वाले तरीके से निकाल लो। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका कहता है कि सर हमें एक अप्रोच हमारे पास और है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम लोग फैक्टर्स पेमेंट को ही इंक्लूड करते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली जो इनकम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार होते हैं, एक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों से जो मिलने वाली इनकम है उनको ऐड कर लो और उसके एडिशन से आप क्या कर लो, नेशनल इनकम कंप्यूट कर लो। तो क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। According to this method, national income is calculated in terms of the factor payment। अब एक चीज याद रखना, जब मैं पेमेंट की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो टाइप की पेमेंट्स की बात जनरली होती है। एक आपके पास फैक्टर पेमेंट आती है और दूसरा आपके पास ट्रांसफर पेमेंट आती है। जब हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं इस मेथड के थ्रू तो हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट को ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ट्रांसफर पेमेंट को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये पेमेंट यूनिलेटरल होती है, यानी कि वन साइडेड पेमेंट होती है। और वन साइडेड पेमेंट का मतलब है कि ये हमारी हार्ड अर्नड इनकम नहीं होती है, ये हमें अलग अलग तरीके से ऐसे रेमिटेंस है ना, ऐसा डोनेशन, ये हमें इनकम मिलने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है, ये अर्नड इनकम नहीं होती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते टाइम पर इनकम मेथड के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ड अर्नड इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। और हार्ड अर्नड इनकम की कैटेगरी के अंदर हम उन इनकम को रखते हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा हम लोग को मिलती है। जैसे कि लैंड के बदले में हम लोग को रेंट मिलता है, लेबर के बदले में हम लोग को वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आप लोग को प्रॉफिट मिलता है। तो इसी को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, बाकी डिटेल में समझेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि वेजेस, राइट, दिहाड़ी आप बोल लो, वेजेस आप बोल लो, सैलरी आप बोल लो, अलग अलग नाम से इसको बोला जा सकता है। रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और हमें प्रॉफिट मिलता है। टू द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये बिलोंग करते हैं हाउस होल्ड को। तो इसके बदले में इनको क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है, जिस पेमेंट को फैक्टर इनकम बोला जाता है हाउस होल्ड के लिए, और जो इसकी पेमेंट करता है उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। नाउ सबसे पहला हम लोगों को क्या करना है? सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है?
कि जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इनकम कमाई जा रही है या फिर डोमेस्टिक इनकम जनरेट की जा रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, आपने उसको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। जैसे आप लोग उसे इंक्लूड करेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, ओवरऑल डोमेस्टिक इनकम वहां से निकल कर आ जाएगी। जैसे आप ओवरऑल डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे और उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसके अंदर जोड़ देंगे तो आपकी ओवरऑल निकल कर आ जाएगी क्या, नेशनल इनकम। तो क्या बोला जाता है, व्हेन एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम, जब आप इसके अंदर ये वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको नेशनल इनकम देखने के लिए मिल जाती है, आप नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। अब फैक्टर इनकम क्या है, तो बोलता है फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन फॉर द रिवॉर्ड ऑफ रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। तो जो आपने फैक्टर सर्विसेज दी उन फैक्टर सर्विसेज के रिवॉर्ड के बदले में आपको मिलती है फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया कि जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम वी ओनली इंक्लूड द फैक्टर इनकम ओनली। ट्रांसफर इनकम, यहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर इनकम को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ये हमारी अनअर्न्ड इनकम होती है, इसको अपन लोगों ने खून पसीने से नहीं कमाया, इसको मेहनत से नहीं कमाया है, बल्कि इसे ग्रांट के तौर पर, हेल्प के तौर पर, डोनेशन के तौर पर हमें मिली है, वन साइडेड पेमेंट है ये, इसलिए इसको इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर, इनकम मेथड के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं इनकम मेथड्स को कंप्यूट करता हूँ तो इनकम मेथड्स के कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं हार्ड अर्न्ड इनकम को। अनअर्न्ड इनकम को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज इट इज नॉट अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? देन लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, पेंशन। अब बात करते हैं कि एक पर्सन है, उसको पेंशन मिलती है। अब पेंशन मिलती है तो पेंशन 2 टाइप के पर्सन्स को मिलती है। एक मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार के द्वारा पेंशन मिल रही है, तो क्या उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए नेशनल इनकम निकालते टाइम पर इनकम मेथड के अंदर? और दूसरा क्या है कि एक 80+ पर्सन है और उनको क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है? ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए या दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर इनकम मेथड के अंदर? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो पेंशन होती है ये तो इंक्लूड होती है, लेकिन ये जो 80+ एज के पर्सन को ओल्ड एज पेंशन मिलने लग रही है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम निकालते टाइम पर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये जो ओल्ड एज पर्सन है इनको जो ये पेंशन मिलने लग रही है ये उनकी मेहनत की कमाई नहीं है, बल्कि ये उनको क्या दिया जा रहा है कि हेल्प के तौर पर सरकार दे रही है, बोल रही है कि भैया एक बुजुर्ग पर्सन हो गया है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो ये मदद के तौर पर दी जा रही है। लेकिन ओल्ड एज, ये जो किसी पर्सन को पेंशन मिलने लगती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो आज इस पर्सन को पेंशन मिलने लग रही है इससे रिलेटेड सर्विसेज ये ऑलरेडी दे चुका है जब ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर था। यानी कि जब वो पर्सन वर्किंग रहा होगा किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो उसने ऑलरेडी उससे रिलेटेड सर्विसेज जो है वो दे दी है, तो उसके रिवॉर्ड में ये पेंशन उसको आज मिलने लग रही है, तो ये उसकी हार्ड अर्न्ड इनकम है, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा और इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यही बात बोली जाती है। तो pension received by an old age person from the government is not an earned income, so it person from the government, right? old age pension जो है वो इनकम कहाँ से नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जबकि क्या बोला था, बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। दिस टाइप ऑफ इनकम्स आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसीट और ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर रिसीट और ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? पेमेंट ये गवर्नमेंट के लिए है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, रिसीट ये उस ओल्ड पर्सन के लिए है जिसको कि पेंशन मिलने लग रही है, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर इनकम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, अब फैक्टर इनकम को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? वेजेस जो है वो वेजेस भी अलग अलग नाम से हो सकती है, सैलरी भी अलग अलग नाम से होती है ना। तो सबसे पहले क्या कहता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब हुआ सैलरी,
तो सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इट रेफर्स टू द कैश पेड और ट्रांसफर्ड टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर एज ए रिवॉर्ड फॉर द वर्क डन बाय देम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक पर्सन ने कितना काम किया, उस काम के लिए उसको कितनी सैलरी मिली, उसको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर, हमारी वेजेस के अंदर। पहली चीज उसको तो इंक्लूड किया ही जाएगा। सेकंड, पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है कि आपको वो कैश में रिवॉर्ड ना देकर बल्कि आपको काइंड में रिवॉर्ड दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता हूं और मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया, मुझे रहने के लिए घर दे दिया, तो वो क्या है, काइंड में है, पेमेंट नहीं दे रहा हूं मैं उसकी, लेकिन इसीलिए वो मेरे को कैसे मिलने लग रहा है, काइंड में। तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये मुझे क्यों मिलने लग रहा है, वो मेरे को इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं इस एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय हूं। अगर मैं उसका एम्प्लॉय नहीं होता तो मेरे को वो पेमेंट नहीं मिलती। It refers to the benefit provided by the employer to the employee in kind. Example, rent free accommodation. Rent free accommodation का मतलब हुआ कि भाई मुझे घर दे दिया लेकिन मुझे उसका किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो वो भी क्या है, मेरी इनकम है। क्यों है, क्योंकि सर मैं उसका एम्प्लॉय हूं, उस एम्प्लॉयर का अगर मैं एम्प्लॉय नहीं होता तो मुझे ये घर रहने के लिए नहीं मिलता फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड क्या कहता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी सिक्योरिटी। तो सोसाइटी सिक्योरिटी के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जिसका मतलब कि पीएफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है, सो इट रेफर्स टू सच पेमेंट एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। और फोर्थ आपके पास आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो इट डज नॉट रेफर टू द ओल्ड एज पेंशन, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पेंशन टू कहता है पेंशन पेमेंट एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो पेमेंट मिलने लग रही है, किसको पेमेंट मिलने लग रही है, एम्प्लॉय को, उसको इंक्लूड हम लोग यहां पर करने लग रहे हैं। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सम ऑफ द आइटम्स मेंशन्ड बिलो आर नॉट कंसिडर्ड एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। तो उन सबको तो कंसिडरेशन समझा जाएगा, यानी कि पेमेंट चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे पेंशन के तौर पर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, है ना, जिसकी बारे में अपन लोगों ने क्या बोला था यहाँ पे, सोसाइटी सिक्योरिटी फंड के अंदर एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन हो, तो इसको तो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन कौन कौन सी आइटम ऐसी है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता, और यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आइटम्स को अपन लोगों ने इंक्लूड नहीं करना है। तो मनी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एज अ रीइंबर्समेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड एज इट इज इंक्लूडेड अंडर द इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द फर्म। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे क्या किया, किसी दूसरी कंट्री में भेजा अपने प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, और मुझे बोला गया कि आप चले जाओ और जो भी आपका खर्चा है आप अभी खर्चा कर देना, और बाद में हम आपको क्या कर देंगे, इसे रिम्बर्स कर देंगे, बाद में हम आपको इसकी पेमेंट वापस कर देंगे। तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कहां पर डाला जाता है, वो फर्म के एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा, फर्म्स की इंटरमीडिएट कंजप्शंस के अंदर जाता है, और अगर उसकी पेमेंट मुझे वापस मिलती है तो वो मेरे लिए मेरा इनकम नहीं होगी, तो हम लोग उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। Any facility or product which is necessary for work that is employees do not have choice for personal use. Example, uniform to be worn by वर्कर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ अड्डा 247, तो मुझे अपनी सर्विसेज देने के लिए आई हैव टू वियर द ड्रेस कोड ऑफ अड्डा 247। अब अगर मान लेते हैं कि मुझे ये शर्ट दी जा रही है और इसके बदले में मुझसे पेमेंट ली जा रही है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट, क्योंकि इसको क्या किया जा रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग सर्विसेज, और इसकी वजह से मैं अपनी सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता हूं, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी फाइनेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, राइट। देन हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता क्या है, तो अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करता हूं तो इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इसके अंदर रेंट आता है, इसके अंदर रॉयल्टी आती है, इसके अंदर इंटरेस्ट आता है, इसके अंदर प्रॉफिट आता है। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात होगी तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों चीजें जब हम लोग बोल देते हैं, तो इन चारों चीजों को जब ऐड करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। वी हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं इंक्लूड करने लग रहे हैं अपन लोग, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैलरी या फिर वेजेस, किसी भी नाम से बोलिए, उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है।
नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसके अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ रहा है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जो पैसा आ रहा है जिसको प्रॉफिट बोला। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ओवरऑल क्या निकल कर आया, तो हम बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओवरऑल वैल्यू जब मैंने इसकी इंक्लूड करी, इन चारों चीजों को जब इंक्लूड किया तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है। यानी कि इनकम मेथड निकालते टाइम पर हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनसेशन अपन ने इंक्लूड किया और ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग इंक्लूड करते हैं क्या निकालते टाइम पर, नेशनल इनकम निकालते टाइम पर इनकम मेथड के थ्रू। क्लियर। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब इसलिए क्या हो गया, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, ये सारी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। नाउ जब मैं प्रॉफिट एलिमेंट की बात करता हूं, हम लोगों ने अभी सैलरी के बारे में समझा, राइट, अपन ने वेजेस के बारे में समझा, तो क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है, पेमेंट इन कैश, काइंड, उसके बाद पेंशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। लेकिन सेम सेंस पर जब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट कहाँ पर आता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की वजह से जो अपन को क्या मिलता है कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट के अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट निकालने से पहले बहुत सारी चीजें अपन को देखनी पड़ती है। तो प्रॉफिट के अंदर अपन को अलग अलग कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जो ओवरऑल जब हम लोग एक फर्म को बोलते हैं कि वो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट से क्या क्या करती है, तो सबसे पहले फर्म डिविडेंड देती है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स देती है, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है जिसको कि रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। तो यानी कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा तो प्रॉफिट का दिया जाता है डिविडेंड के तौर पर, ठीक है। सेकंड, कुछ पैसा दिया जाता है टैक्स के तौर पर, और कुछ पैसा फर्म के द्वारा अपने पास रखा जाता है रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर, ताकि फर्म को क्या करना पड़े, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है कि फर्म्स फ्यूचर में जो भी फर्म्स के एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से कर सके। तो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स के बीच में जो ओनर्स हैं, अब जिन्होंने भी कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो वो कुछ रिटर्न डेफिनेटली चाहते हैं, तो जो वो रिटर्न चाहते हैं और उनको जो रिटर्न दिया जाने लग रहा है उसे डिविडेंड बोला जाता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाने लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हैं, और इसको हम लोग प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जिसको रिटेन किया जाता है फर्म के द्वारा अपने फ्यूचर यूज के लिए, ताकि हम अगर वो फ्यूचर में उसकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाती है या फिर फ्यूचरिस्टिक उसकी कोई भी लायबिलिटी है, कोई भी उसको एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर रख लेती है। देन आता है हमारे पास इसके अंदर और क्या इंक्लूड किया जाता है, इसके अंदर और इंक्लूड किया जाता है मिक्स्ड इनकम को। और मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मिक्स्ड इनकम बेसिकली उन केसेस में निकाली जाती है जहां पर बिजनेस और बाकी सारे सर्विसेज को सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की बात करते हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी खुद की ही दुकान होती है, राइट, वो खुद ही काम कर रहा होता है ना, तो वो सारी की सारी सर्विसेज खुद ही कर रहा होता है। तो उसके अंदर हमारी वेजेस कितनी है, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना है, उसके अंदर हमारा रेंट कितना है, उसको बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। तो इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship in their household enterprises. These incomes are the mixtures of wages, rent, interest and profit. मान लेते हैं कि ओवरऑल 50,000 रुपये बने, तो उसमें लेबर दिहाड़ी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, राइट, उसमें से इंटरेस्ट कितना है, वो सारी चीज़ें निकालना वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में आप लोग इसकी बात करते हैं, दैट इज द रीजन, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इन दिस separate estimation of the wages, rent, interest and profit is not possible. It is so because the factors of productions are not hired from the market. तो यहाँ पर ये निकालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम लोग मार्केट से हायर नहीं करने लग रहे हैं, तो अपन लोगों को रेंट नहीं देना है, अपन को वेजेस नहीं देनी है, तो उसको सेग्रीगेट कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल
नहीं रहता है, ये बात यहाँ पर रहती है। सो इनकम मेथड अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल तो कैसे काम करता है, तो इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले आप लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को निकाल लीजिए, रेंट रॉयल्टी को ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, और मिक्स्ड इनकम अगर है तो इसे भी ऐड कर लीजिए। तो इन सबको ऐड करिए, इससे आपकी डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी, और उस डोमेस्टिक इनकम को बोला जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसके अंदर सिंपली एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसके अंदर ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपकी ओवरऑल क्या निकल कर आ जाएगी, आपकी ओवरऑल नेशनल इनकम जो है वो निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, नेशनल इनकम जो है वो निकल कर आ जाने वाली है। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो है वो इसके अंदर ओवरऑल जो है वो चलता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इनकम मेथड्स के थ्रू इनकम निकालते टाइम पर किन किन फैक्टर्स को, किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो ध्यान में रखना पड़ता है वो क्या है, ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। It is so because there is no value addition in the economy, but retirement pensions are to be included in the computation. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, लेकिन पेंशन वाला जो पोर्शन है उसको इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता सकता हूँ। इलीगल एक्टिविटीज, गैम्बलिंग, थेफ्ट, राइट, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। कमीशन पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज किया, सेल किया, उसके ऊपर जो कमीशन है उसको इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन जो कमीशन लेता है, गाड़ियों को बेचता है, सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदता है, बेचता है, तो वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो वो हार्ड अर्न इनकम है, इसलिए उसको इंक्लूड किया जाएगा। ब्रोकरेज वगैरह उसको भी इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है, अगर ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकर वगैरह कोई सर्विसेज देने लग रहा है। इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, it should not be included in the computation. Income from windfall gain, लॉटरीज वगैरह से, है ना, आपने एक लॉटरी खरीदी थी, आपकी लॉटरी लगी, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट हार्ड अर्न, इट इज अ गेम ऑफ चांस। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, उसको इंक्लूड किया जाता है, सेल्फ कंजप्शन वाले को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि आपने कोई सामान बनाया, उसको आपने ड्राइंग्स कर लिया, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट, उसको इंक्लूड किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं कि क्या इंक्लूड होना है और क्या इंक्लूड नहीं होना है। अगर आप लोग ये समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी नेशनल इनकम के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में। देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, द लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है कि आप ओवरऑल कितना खर्चा करने लग रहे हैं, उस खर्चे के हिसाब से आप लोग नेशनल इनकम निकालने लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, right, on the purchase of the final goods and services produced in the economy during an accounting। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने ओवरऑल कितना खर्चा किया परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स के ऊपर, उसको ऐड कर लीजिए कि आप ओवरऑल कितना खर्चा करने लग रहा है, उस खर्चे के हिसाब से आप लोग नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। इसको टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस सी and I, it is also called consumption and investment method और income disposable method। क्या बोला जाता है इसे, इसको consumption and investment method और income disposable method भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग खर्चा निकालते हैं, ओवरऑल कंजप्शन कितनी करी है हम लोगों ने, कंजप्शन किसके द्वारा की जाती है, कंज्यूमर के द्वारा, और कंज्यूमर के अंदर हम लोग जनरली किसे इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड को इंक्लूड करते हैं। इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अपने इनकम को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डिस्पोज कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो डिस्पोजेबल मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं। नाउ इसके अंदर नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो क्या बोला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द जीडीपी, कॉल्ड द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग जब ये सारी की सारी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, सारे के सारे खर्चे को जब इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकल कर आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। और जब मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालता हूं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मैं क्या निकालता हूं, फिर उसको एडजस्ट किया जाता है, और उसके एडजस्टमेंट के बाद मैं उससे नेशनल इनकम निकाल लेता हूं। सो इट इज एडजस्टेड टू फाइंड आउट एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम। इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, नेशनल इनकम निकाल सकता हूं।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है और क्या क्या बोला जाने लग रहा है कि आप सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लीजिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लीजिए और नेट एक्सपोर्ट्स को इसके अंदर ऐड करिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए तो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी और उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करिए तो हमारी नेशनल इनकम जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमारी निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल अगर आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे? ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं एक इकोनॉमी के अंदर तो एग्रीगेट डिमांड को निकाला जाता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, राइट? ऐसे निकाला जाता है। तो सी का मतलब क्या है? तो फाइनल एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे जी से किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से किया जाता है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी इन एक्सपेंडिचर फेज? तो क्या क्या कंपोनेंट होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, जिसके अंदर हम लोग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाती है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कि ओवरऑल कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, चेंज इन स्टॉक और देन वी हैव नेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो ओवरऑल जब मैं एग्रीगेट खर्चे की बात करूंगा तो हम लोग यहाँ पर ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम निकालते टाइम पर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? राइट, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल, राइट, और इसके बाद उसके बाद आता है गवर्नमेंट। देन वी हैव नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर इंक्लूड की जाती है कस्टमर के सर्विसेज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली। ये क्या होती है क्या नहीं होती है, ये सारी की सारी चीजें मैं पहले की वीडियो के अंदर इंक्लूड कर चुका हूं, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जिसको कि हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं सेवरल ईयर्स के लिए, उसको इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। तो जब मैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो इसके अंदर गवर्नमेंट के खर्चों की बात करता हूं तो हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन बाय द डिफेंस पर्सनल्स, expenditure on the maintenance of administrative services like law and order, एजुकेशन एंड ऑल। तो इसके ऊपर जो खर्चा होता है उसकी ओवरऑल बात की जाती है। तो अगर मैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो इसके अंदर हम लोग जी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। थर्ड हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है, उसको मैं इंक्लूड किया जाता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। These goods are used in the process of production, और इन गुड्स को प्रोडक्शन के फेज के अंदर, प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर के अंदर। ये कि इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे की वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा, तो ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, देन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इससे पूरा का पूरा हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ओवरऑल निकाल सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि कितने गुड्स हमारे यहाँ बनाई गई और हमने उसको ओवरऑल कितना एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे? इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे। इंपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि बाहर से हम लोगों ने कितनी चीजों को बुलाया या फिर कितनी चीजें हमने बाहर से मंगवाई। तो जितनी भी चीजें हमने बाहर से मंगवाई प्लस हमने कितनी चीजें यहां से बाहर भेजी, उसका डिफरेंस जो है वो नेट ऑफ एक्सपोर्ट निकल कर आता है। अगर हमने ज्यादा चीजें बाहर सप्लाई करी है और कम इंपोर्ट करी है तो हमारे पास सरप्लस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम किया है तो हमें डेफिशिएंसी या फिर डेफिसिट देखने को मिलता है।
Exports are expenditure by the foreigners on the domestically produced final goods and services, while import are the expenditure on the goods and services produced abroad. Total expenditure on the exports are added. अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उसको ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर. On the imports are deducted. Sum total of the expenditure on the domestic produced goods and services during an accounting year is called GDP at market price. तो क्या निकल कर आता है हमारे यहाँ पर? GDP at market price निकल कर आता है, इनका ओवरऑल समेशन. तो ओवरऑल समेशन जब मैं बात करता हूँ एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर आप देखिए कि कितना आप सब लोग करने लग रहे हैं. ठीक है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा. अब क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड निकालते टाइम पर? जैसे कि आप लोगों ने प्रिकॉशंस के बारे में समझा, कहाँ पर आपने इनकम मेथड्स के अंदर प्रिकॉशन समझे, आप लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के अंदर प्रिकॉशन समझे, क्या क्या ध्यान रखना है. सेम कुछ चीज़ों का ध्यान आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी रखना पड़ता है. वो क्या क्या है? ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल अकाउंटिंग. सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करिए, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात मत करिए, उसको इंक्लूड नहीं करना है. एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड. फर्स्ट हैंड गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा. शेयर्स और बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है. एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज डू नॉट क्रिएट एनी वैल्यू एडिशन. इसकी वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन जनरेट नहीं होता या फिर वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं की जाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं. और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा नेशनल इनकम का वो खत्म होता है. एंड आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और अगर आप सब लोग हमारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं अपने CUT की और क्लास 12th की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारे साथ सिंपली जुड़ने के लिए आप सब लोग क्या कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं. लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सब लोगों के कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. और मेरी ईमेल आईडी क्या रहने वाली है, उसके लिए मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो मेरी ईमेल आईडी रहेगी prince.thakur@adda247.com. इसके ऊपर आप सब लोग मुझे क्या कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं. मुझे आप मेल करिए, अपने कंसर्न्स डाउट्स को बताइए. और अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने? आपने सिंपली adda247 गूगल क्रोम को ओपन करना है. गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सब लोगों ने वहां पर टाइप करना है adda247. क्या टाइप करेंगे आप लोग यहाँ पर? adda247 टाइप करेंगे. जैसे आप इसके ऊपर टाइप करेंगे, आप क्लिक करेंगे इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर. जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाएंगे. जैसे आप क्लिक करेंगे CUT UG के ऊपर, तो आप लोगों ने, अगर आप कॉमर्स के हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो आप उसी हिसाब से बैचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बैच के अंदर जा सकते हैं. मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ CUT महापैक, क्योंकि इसके अंदर आपको किताबें भी आपके घर के अंदर डिलीवर की जाती है और आगे जितने भी हमारे बैचेस आते हैं उनका एक्सेस आप सब लोगों के पास रहता है पूरे साल भर के लिए. आप लोग इसके अंदर मान लेते हैं कॉमर्स के बच्चे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस कोड को यहाँ पर रिमूव करेंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप टीचर स्पेसिफिक कोड को लगा सकते हैं. बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिए. जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक कोड मांगेगा. कोड आपने अप्लाई करना Y828. जैसे आप ये कोड अप्लाई करते हैं Y828, तो आप लोग देखते हैं इसके अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. जैसे आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अलग अलग प्राइसेस पर ये बैचेस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये कोड स्पेसिफिकली टीचर्स असाइंड कोड होता है. तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो भी उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा 17%, 18%, मिनिमम 17% डिस्काउंट आपको जरूर मिलता है इस कोड के ऊपर. हो सकता है ज़्यादा भी आप लोग को मिल जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सब लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और इसी तरह के सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. और अगर कोई भी डाउट्स और क्वेरीज आप लोग की आती है तो मुझे मेल करना मत भूलिएगा. आशा करता हूं और मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास के अंदर. टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद.